वेलकम टू सीजी शिक्षा। मैं डी निषाद सर। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स का 13 चैप्टर। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने नाभिकीय संलयन के बारे में जाना था। उससे पहले हम लोग रेडियो एक्टिव पदार्थों के बारे में जाना था। आज हम लोग जानेंगे उच्च ताप के बारे में। क्लियर। इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों का ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, ये आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए जानते हैं हम लोग उच्च ताप क्या होती है। उच्च ताप के बारे में हम लोग यहाँ से एनालिसिस करते हैं। क्लियर। तो चलिए जानते हैं उच्च ताप के बारे में भाई हम लोग क्या होती है उच्च ताप। उच्च ताप क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। उच्च ताप के बारे में वास्तव में उच्च ताप होती क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। इसके लिए उच्च ताप लगभग 10 डिग्री केल्विन। इसके लिए उच्च ताप लगभग 10 डिग्री केल्विन और अति उच्च दाब की आवश्यकता होती है। और अति उच्च दाब की आवश्यकता होती है। इसके लिए देखिए जो उच्च ताप होती है लगभग 10 डिग्री केल्विन के बेस पे। कितना? 10 डिग्री केल्विन के बेस पे, जहाँ पर आपको अति उच्च दाब की आवश्यकता होती है। अति उच्च दाब की आवश्यकता होती है। अति उच्च दाब की आवश्यकता होती है। इतना अधिक ताप सूर्य पर ही संभव होता है। इतना अधिक ताप कहाँ पर संभव होता है? सूर्य पर ही संभव होता है भाई। इतना अधिक ताप सूर्य पर ही संभव होता है। कहाँ पर संभव होता है? सूर्य पर। ठीक है। इतना ताप कहाँ पर सूर्य होता है बोलने से यह सूर्य पर ही होता है। तो उच्च ताप की जब हम लोग बात करते हैं, इसके लिए उच्च ताप लगभग 10 डिग्री केल्विन और अति उच्च दाब की आवश्यकता होती है। इतना अधिक ताप सूर्य पर ही संभव होता है। क्लियर। इतना अधिक ताप, देखिए यहाँ पर, इतना अधिक ताप सूर्य पर ही संभव है। इतना अधिक ताप सूर्य पर ही संभव है। पृथ्वी पर इतना अधिक ताप नाभिकीय विखंडन के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, लेकिन पृथ्वी पर भी इतना ताप, क्लियर, पृथ्वी पर भी इतना ताप, देखिए पृथ्वी पर भी इतना ताप, पृथ्वी पर भी इतना ताप, इतना ताप ना, पृथ्वी पर भी इतना ताप नाभिकीय विखंडन के द्वारा हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। किसके द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं? नाभिकीय विखंडन के द्वारा। तो पृथ्वी पर इतना अधिक ताप, पृथ्वी पर इतना अधिक ताप नाभिकीय विखंडन के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है भाई? तो नाभिकीय विखंडन के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो जब हम लोग उच्च ताप के बारे में पढ़ते हैं, उच्च ताप से रिलेटेड वीडियोस के बारे में देखते हैं, तो क्या होता है? इसके लिए उच्च ताप लगभग 10 डिग्री केल्विन और अति उच्च दाब की आवश्यकता होती है। इतना अधिक ताप कि सूर्य पर ही संभव होती है। कहां पर संभव होती है? वह सूर्य पर ही संभव होती है। पृथ्वी पर इतना अधिक ताप नाभिकीय विखंडन द्वारा ही उत्पन्न होता है। पृथ्वी पर इतना अधिक ताप किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो नाभिकीय विखंडन के द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता है। नाभिकीय विखंडन के द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता है। किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है बोलने से, यहां से नाभिकीय विखंडन के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। किसके द्वारा? नाभिकीय विखंडन के द्वारा। किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है बोलने से? नाभिकीय विखंडन के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो उच्च ताप के लिए जब हम लोग पढ़ते हैं, उच्च ताप के बारे में हम लोग जानते हैं, तो इसके बारे में क्या जानते हैं कि इसके लिए उच्च ताप लगभग 10 डिग्री केल्विन और अति उच्च दाब की आवश्यकता होती है। इतना अधिक ताप सूर्य पर ही संभव होता है। इतना अधिक ताप किस पर संभव होता है? तो सूर्य पर ही संभव होता है। पृथ्वी पर इतना अधिक ताप नाभिकीय विखंडन के द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता है। पृथ्वी पर इतना अधिक ताप नाभिकीय विखंडन के द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता है। अतः पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन, यहां से देखिए, अतः पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन, अतः पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन, यहां से देखिए, अतः पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन, अतः पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन के पश्चात, नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन के पश्चात ही संभव है। नाभिकीय विखंडन के पश्चात ही संभव है। तो यहां पर हम लोग ये चीज बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन के पश्चात ही संभव है। पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन के पश्चात ही क्या है? संभव है। तो यहाँ पर उच्च ताप के अंतर्गत हम लोग ये चीज को देख सकते हैं भाई। उच्च ताप के अंतर्गत हम लोग ये चीज को देख सकते हैं कि इसके लिए उच्च ताप लगभग 10 डिग्री केल्विन और अति उच्च दाब की आवश्यकता होती है। इतना अधिक ताप पर सूर्य ही संभव होती है। इतना अधिक ताप किस पर संभव होती है? तो वह सूर्य पर ही संभव होती है। पृथ्वी पर इतना अधिक ताप नाभिकीय विखंडन के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। पृथ्वी पर इतना अधिक ताप नाभिकीय विखंडन के द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता है। अतः पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन के पश्चात ही संभव है। अतः पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन के पश्चात ही संभव है। क्लियर। तो यहां से हम लोग ये चीज जान सकते हैं कि यहाँ पर पृथ्वी पर जो नाभिकीय संलयन है वह नाभिकीय विखंडन के पश्चात ही क्या होती है? संभव होती है। मतलब यहां से ये प्राप्त होती है। क्लियर। तो चूंकि संलयन अत्यधिक ताप पर, चूंकि यहाँ पर जो संलयन होती है भाई, चूंकि यहाँ पर क्या होती है? संलयन, चूंकि यहाँ पर क्या होती है? संलयन, यहाँ पर जो संलयन होती है वह अत्यधिक ताप पर होती है। वह अत्यधिक ताप पर होती है, अत्यधिक ताप पर होती है।
क्योंकि यहाँ पर जो संलयन होती है वह अधिक ताप पर होती है और इसे तापिकीय और इसे ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं, और इसे हम लोग ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं, और इसे हम लोग ताप नाभिकीय अभिक्रिया, ताप नाभिकीय अभिक्रिया, और इसे हम लोग ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उच्च ताप के अंतर्गत हम लोगों ने ये चीज देखा भाई कि वास्तव में उच्च ताप किस तरीके से होती है। तो इसके लिए उच्च ताप लगभग 10 डिग्री केल्विन और अति उच्च दाब की आवश्यकता होती है। इतना अधिक ताप सूर्य पर ही संभव है। पृथ्वी पर इतना अधिक ताप नाभिकीय विखंडन के द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता है। अतः पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन के पश्चात ही संभव है। चूंकि संलयन अत्यधिक ताप पर होता है, इसे ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं, इसे ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। तो उच्च ताप के अंतर्गत हम लोग ये चीज को देखते हैं भाई कि इसके लिए उच्च ताप लगभग 10 डिग्री केल्विन और अति उच्च दाब की आवश्यकता होती है। इतना अधिक ताप की सूर्य पर ही संभव होती है। पृथ्वी पर इतना अधिक ताप नाभिकीय विखंडन के द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता है। अतः पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन के पश्चात ही संभव है। चूंकि संलयन अत्यधिक ताप पर होता है, इसे ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो उच्च ताप के अंतर्गत हम लोग ये चीज को देखते हैं भाई कि इसके लिए उच्च ताप लगभग 10 डिग्री केल्विन और अति उच्च दाब की आवश्यकता होती है। इतना अधिक ताप सूर्य पर ही संभव है। पृथ्वी पर इतना अधिक ताप नाभिकीय विखंडन के द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता है। अतः पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन के पश्चात ही संभव होता है। अतः पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन के पश्चात ही संभव है, क्योंकि संलयन अत्यधिक ताप पर होता है। क्योंकि जो संलयन होता है वह अत्यधिक ताप पर होता है भाई, और इसी ताप को हम लोग नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा संपन्न कराते हैं, जिसके कारण इसको हम लोग नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग ये चीज को देख लिए कि उच्च ताप किस तरीके से होती है, उसके मायने किस तरीके से होते हैं, उच्च ताप में तापांतर किस तरीके से होता है, उसमें अभिक्रिया किस तरीके से होता है, उसका फलस्वरूप उसमें हम लोग किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देख लिए। क्लियर? तो इस बेस पे हम लोगों ने ये चीज को भी ऑब्जर्व किया और उसके बेस पे हम लोग डिग्री और केल्विन के बेस पे हम लोग इस चीज को देखे। तो यहाँ पर देखे कि इसके लिए उच्च ताप लगभग 10 डिग्री केल्विन और अति उच्च दाब की आवश्यकता होती है। इतना अधिक कि ताप सूर्य पर ही संभव है। पृथ्वी पर इतना अधिक ताप नाभिकीय विखंडन के द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता है। अतः पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन के पश्चात ही संभव होती है। क्योंकि संलयन अत्यधिक ताप पर होता है, इसे ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग उच्च ताप के बारे में जाने, जिसके कारण उच्च ताप लगभग 10 डिग्री केल्विन के बेस होता है और उस पर अच्छी उच्च दाब की आवश्यकता भी होती है, जो कि उस ताप पर क्या होती है, जो कि उतना ताप सूर्य पर ही संभव होती है। सूर्य के अतिरिक्त ऐसा कोई भी चीज नहीं है, या ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है, या ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, या ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसमें इतना ताप इतना टेम्परेचर संभव हो। क्लियर? क्योंकि सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा की किरणें होती है, ऊर्जा को जो विकिरणें होती है, वो हम तक पहुंचते तक वहां पर जो तप्त होती है, जितनी गर्मी वहां पर होती है, जितनी उसकी प्रकाश की जो तीव्रता होती है, वो पृथ्वी तक आते आते वो कम पड़ जाती है। इसी कारण हम लोग प्रकाश की जो डेंसिटी, जो उसकी घनत्व होती है, जो उसकी प्रकाश की तीव्रता होती है, उसको हम लोग यहाँ देख पाते हैं और यहाँ से हम लोग उस चीज को देख पाते हैं, प्लस उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। अगर वो पृथ्वी तक आते तक उतना ही तीव्रता के रहते तो हम लोग वहां पर उस टेम्परेचर को, उस ताप को, उस न्यूनतम ताप को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्लियर? तो उसी चीज को बोला जा रहा है कि इसके लिए उच्च ताप लगभग 10 डिग्री केल्विन और अति उच्च दाब की आवश्यकता होती है। इतना अधिक ताप सूर्य पर ही संभव है। पृथ्वी पर इतना अधिक ताप नाभिकीय विखंडन के द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता है। अतः पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन के पश्चात ही संभव है। चूंकि संलयन अत्यधिक ताप पर होता है, इसे ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके लिए उच्च ताप लगभग 10 डिग्री केल्विन और अति उच्च दाब की आवश्यकता होती है। इतना अधिक ताप सूर्य पर ही संभव है। पृथ्वी पर इतना अधिक ताप नाभिकीय विखंडन के द्वारा ही उत्पन्न किया जा सकता है। अतः पृथ्वी पर नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन के पश्चात ही संभव है। क्योंकि संलयन अत्यधिक ताप पर होता है, इसे ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ताप नाभिकीय अभिक्रिया। तो आप लोगों के एग्जाम में आता है कि भाई ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्या होती है, या ताप नाभिकीय अभिक्रिया को समझाइए, या फिर ताप नाभिकीय अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो आप लोग इस तरीके से डेफिनेशन को वहां पर लिखेंगे। क्लियर? तो चलिए इसके आगे के जो कंटेंट है भाई, उस चीज को हम लोग यहां से देखते हैं। क्लियर? चलिए आगे है तारों में ऊर्जा का स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी इन दी स्टार्स। सूर्य में ऊर्जा की स्रोत किस तरीके से होती है, मतलब तारों में ऊर्जा का जो स्रोत होती है वह किस प्रकार से होती है, इस चीज के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे भाई। तो तारों में ऊर्जा के स्रोत के बारे में हम लोग जानते हैं। वास्तव में तारों में ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। देखिए, तो तारों में ऊर्जा का स्रोत, हमारा जो टॉपिक है वो है तारों में ऊर्जा का स्रोत।
तारों में ऊर्जा का स्रोत, तारों में ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत। चलिए इस चीज के बारे में जानते हैं, तारों में ऊर्जा का स्रोत के बारे में जानते हैं भाई। क्लियर। चलिए तारों में ऊर्जा के स्रोत के बारे में हम लोग यहां से जानते हैं। चलिए तो तारों में ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी इन द स्टार्स, सोर्स ऑफ एनर्जी इन द स्टार्स, सोर्स ऑफ एनर्जी इन द स्टार्स, इसके बारे में हम लोग यहां से जानते हैं। देखिए सूर्य लाखों वर्षों से प्रति सेकंड 3.8 इंटू 1026 जूल ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है। क्लियर। तो सूर्य लाखों वर्षों से प्रति सेकंड 3.8 इंटू 1026 या यहाँ पर 10 टू द पावर 26 का बेस इस चीज को ले सकते हो, जूल ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है। इतनी अधिक मात्रा में, देखिए इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन, इतनी अधिक मात्रा में, यहां से देखते हैं इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन पदार्थों के दहन या रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा असंभव है। रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा क्या होती है? संभव नहीं होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा संभव नहीं होती है। तो सूर्य में यूरेनियम जैसे भारी तत्वों का भी अभाव होता है, जिसके फलस्वरूप सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन नहीं कर पाता या नाभिकीय विखंडन नहीं हो सकता। सूर्य का लगभग 90% भाग हल्के तत्व हाइड्रोजन तथा हीलियम से बना होता है। किससे बना होता है? हीलियम से बना होता है। किससे? हाइड्रोजन तथा किससे बना होता है? हीलियम से बना होता है। सूर्य के आंतरिक भाग का ताप जो होता है भाई, सूर्य का आंतरिक भाग का जो ताप होता है, यहां से देखिए सूर्य का जो आंतरिक भाग का ताप है, यहां से सूर्य के आंतरिक भाग का जो ताप है वह लगभग 1.5 इंटू 107 केल्विन के बेस पे होता है। 1.5 इंटू 107 केल्विन के बेस पे होता है। इतने अधिक ताप पर हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिक में संलयन ही सूर्य में ऊर्जा का स्रोत हो सकता है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या हो सकता है यहां से। तो हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन निम्न दो प्रकार से होगा। यहां पर देखिए ये आपका हाइड्रोजन नाभिक है, ये आपका हाइड्रोजन नाभिक है और ये आपका हीलियम नाभिक है। ये आपका हाइड्रोजन नाभिक है, ये आपका हीलियम नाभिक है। इसमें जो संलयन होती है वह निम्न दो प्रकार से होती है। वह कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से होती है। वो किस तरीके से होती है? यहाँ से हम लोग इस चीज को जानते हैं। देखिए 1 बाय 1 करके इसको, इस चीज से हम लोग यहाँ से जानते हैं। तो इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो क्या बोलता है कि यहाँ से कि सूर्य लाखों वर्षों से प्रति सेकेंड, जो सूर्य है वह लाखों वर्षों से ना बिलियन, सूर्य लाखों वर्षों से प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड 3.8 इंटू 10 टू द पावर 26 जूल ऊर्जा को उत्सर्जित करती है। जूल ऊर्जा को उत्सर्जित करती है। इतनी अधिक मात्रा में जो ऊर्जा का उत्पादन पदार्थों के दहन या रासायनिक अभिक्रिया में होते हैं। इतनी पदार्थों को ऊर्जा का उत्पादन यहाँ पर जो होती है भाई, देखिए ऊर्जा का उत्पादन, यहाँ से जो ऊर्जा का उत्पादन पदार्थों के दहन या रासायनिक अभिक्रियाओं से या फिर रासायनिक अभिक्रियाओं से पदार्थों के दहन या फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से संभव होती है। क्लियर। तो सूर्य लाखों वर्षों से हम लोग जब इस चीज को करते हैं तो यहाँ से देखिए सूर्य लाखों वर्षों से प्रति सेकंड 3.8 इंटू 10 टू द पावर 26 जूल ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है। इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन पदार्थों के दहन या रासायनिक अभिक्रिया द्वारा संभव नहीं है। सूर्य में यूरेनियम जैसे भारी तत्वों का भी अभाव होता है, अतः सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन नहीं हो सकता। सूर्य का लगभग 90% भाग हल्के तत्व हाइड्रोजन तथा हीलियम से बना है। सूर्य के आंतरिक भाग का ताप
लगभग 1.5 इंटू 107 केल्विन है। इतने अधिक ताप पर हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन ही सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है। सूर्य में ऊर्जा का क्या होता है? स्रोत होता है। तो हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन निम्न दो प्रकार से होता है। वह किस तरीके से होता है इसको हम लोग जानने वाले हैं भाई। तो यहाँ पर जब आपको पूछा जाता है कि तारों में जो ऊर्जा का स्रोत होता है उसका जो सोर्स होता है वो किस तरीके से आता है, तो आप लोग इस तरीके से डेफिनेशन के बेस पे इस चीज से और इस थ्योरिकल चीज से उन सभी चीजों को क्या करा सकते हैं? अवगत करा सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर वही चीज को बोला जा रहा है कि सूर्य लाखों वर्षों से प्रति सेकंड 3.8 इंटू 10⁻26 जूल ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा है। इतने ऊर्जा को क्या कर रहा है? उत्सर्जित कर रहा है अपने में, अवशोषण नहीं, उत्सर्जित बाहर। तो इतनी ही अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन पदार्थों के दहन में या रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा संभव नहीं है। तो सूर्य में जो यूरेनियम जैसे भारी पदार्थ हैं, सूर्य में जो यूरेनियम जैसे भारी तत्वों का भी क्या होता है? अभाव होता है। भारी तत्वों का क्या है? अभाव। जैसे सूर्य में भी यूरेनियम जैसे तत्व कोई मौजूद नहीं है, तो सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत होता है उसको हम लोग नाभिकीय विखंडन द्वारा नहीं अलग कर सकते और उसमें नहीं नाभिकीय विखंडन कर सकते हैं। तो सूर्य का लगभग 90% भाग हल्के तत्व हाइड्रोजन तथा हीलियम से बना होता है। तो सूर्य के आंतरिक भाग का ताप लगभग 1.5 इंटू 107 केल्विन के ताप पर बना होता है। तो इतने अधिक ताप पर हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन ही सूर्य ऊर्जा के स्रोत होता है। अतः हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन निम्न दो प्रकार से होता है। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? चलिए उसके बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई। तो तारों ऊर्जा का स्रोत किस बेस पे बनेगा इसको आप लोग ने पहचान लिया। ऊर्जा ताप की ऊर्जा क्या होती है इस चीज को भी आप लोग जान लिए। तो चलिए इसका आगे का टॉपिक को जानते हैं भाई। ये दो प्रकार से होती है, पहला प्रोटॉन चक्र, दूसरा कार्बन नाइट्रोजन चक्र। क्लियर? तो पहला आपका क्या होता है? प्रोटॉन चक्र के माध्यम से होता है, दूसरा कार्बन नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से होता है। क्लियर? तो यहाँ पर आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, जो आप लोगों का आवर्त सारणी है जिसमें बहुत सारे तत्व मौजूद होते हैं। हलीना ने किया रब से फरियाद, जैसे कि आप लोग पढ़ते हो ना, इसी तरीके से हलीना ने किया रब से फरियाद इस तरीके से कि हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस तरीके से इस चीज़ को पढ़ते हैं ना। तो उसी के बेस पे यहाँ पर दिया गया है प्रोटॉन से प्रोटॉन चक्र के बारे में। तो इस चक्र को हम लोग यहाँ से प्रोटॉन के जो उसके वास्तविक दूरी के बेस पे होता है इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ से जानेंगे। क्लियर? तो चलिए प्रोटॉन से प्रोटॉन चक्र के बारे में हम लोग यहाँ से जानते हैं। क्लियर? तो चलिए इन नाभिकीय अभिक्रिया में भाई देखिए, इन नाभिकीय अभिक्रिया में प्रोटॉन से प्रोटॉन चक्र के बेस पे इन नाभिकीय अभिक्रिया में प्रोटॉन आयनित हाइड्रोजन द्वारा, इन नाभिकीय में, तो पहला क्या है? प्रोटॉन से प्रोटॉन चक्र के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। प्रोटॉन से प्रोटॉन चक्र, प्रोटॉन से प्रोटॉन चक्र के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? प्रोटॉन से प्रोटॉन चक्र के बारे में बात करते हैं तो इन नाभिकीय अभिक्रियाओं में प्रोटॉन आयनित हाइड्रोजन द्वारा, इन नाभिकीय अभिक्रियाओं में प्रोटॉन आयनित हाइड्रोजन संलयित होकर के हीलियम नाभिक बनाते हैं। क्या नाभिक बनाते हैं? हीलियम नाभिक बनाते हैं। यहाँ से आपका बनाते हैं हीलियम नाभिक। ये देखिए यहाँ से बनाते हैं, ये हीलियम नाभिक बनाते हैं। तो प्रोटॉन से प्रोटॉन चक्र के माध्यम से जब इस चीज को हम लोग देखते हैं तो क्या होता है? इन नाभिकीय अभिक्रिया में प्रोटॉन आयनित हाइड्रोजन संलयित होकर के हीलियम नाभिक बनाते हैं। क्या नाभिक बनाते हैं? हीलियम नाभिक बनाते हैं। और नाभिकीय अभिक्रिया निम्नानुसार संभव होता है। वह किस तरीके से संभव होता है इस चीज को हम लोग यहाँ से जानते हैं भाई, कि प्रोटॉन से प्रोटॉन चक्र के बीच में इन नाभिकीय अभिक्रियाओं में प्रोटॉन आयनित हाइड्रोजन द्वारा संलयित होकर के हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसमें नाभिकीय अभिक्रिया में निम्नानुसार संभव होता है, जो कार्बन नाइट्रोजन चक्र के अनुरूप होता है, जो कि प्रोटॉन से प्रोटॉन चक्र के अनुरूप होता है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं कि प्रोटॉन से प्रोटॉन चक्र के बीच में किस तरीके से होता है। इन नाभिकीय अभिक्रिया में प्रोटॉन आयनित हाइड्रोजन संलयित होकर के हीलियम नाभिक बनाते हैं और नाभिकीय अभिक्रिया निम्नानुसार संभव होता है। पहला कंटेंट के बेस पे जब इस चीज को हम लोग यहाँ से देखते हैं भाई, तो इसके अनुरूप होता है, जो कि इस बेस पे निर्मित होता है, जो कि यहाँ पर इसके कवच के रूप में क्या होता है? बना रहता है। तो इस कवच के रूप में अगर ये चीज बना होता है तो किस बेस पे होता है, उसके अकॉर्डिंग किस तरीके से वह आता है, उस चीज को हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। क्लियर? तो चलिए सेकेंड देखते हैं हम लोग कार्बन नाइट्रोजन चक्र, CN चक्र, जिसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में CN चक्र। तो अगला हमारा कंटेंट है कार्बन नाइट्रोजन चक्र। किसके बारे में हम लोग जानेंगे? कार्बन नाइट्रोजन चक्र के बारे में जानेंगे। कार्बन
नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन चक्र। तो चलिए अगला हमारा कंटेंट है वो है कार्बन है, दूसरा है नाइट्रोजन है, तीसरा है इसका चक्र के बारे में जानेंगे। कार्बन नाइट्रोजन चक्र, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है CN चक्र, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है CN चक्र। क्या चक्र? CN चक्र। क्लियर? तो चलिए इस चीज को हम लोग देखते हैं। अमेरिकन वैज्ञानिक बेथे के अनुसार 4 हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिक में संलयन। ठीक है, अमेरिकन वैज्ञानिक बेथे का, देखिए यहां से अमेरिकन वैज्ञानिक बेथे का, किसका? अमेरिकन वैज्ञानिक बेथे का, अमेरिकन वैज्ञानिक बेथे के अनुसार, अमेरिकन वैज्ञानिक बेथे के अनुसार अमेरिकन वैज्ञानिक बेथे के अनुसार 4 हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिक में संलयन, हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन। क्लियर? अमेरिकन वैज्ञानिक बेथे के अनुसार 4 हाइड्रोजन देखिए 4 हाइड्रोजन परमाणु नाभिकों का हीलियम नाभिकों में किसमें? हीलियम नाभिकों में। अमेरिकन वैज्ञानिक बेथे के अनुसार 4 हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिक में संलयन नाइट्रोजन नाभिक पर कार्बन की उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है। उत्प्रेरक की क्रिया द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? उत्प्रेरक की क्रिया द्वारा किया जाता है। तो अमेरिकन वैज्ञानिक बेथे के अनुसार, किसके अनुसार होता है भाई ये? अमेरिकन वैज्ञानिक बेथे के अनुसार। तो अमेरिकन वैज्ञानिक बेथे के अनुसार 4 हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन नाइट्रोजन नाभिक पर नाभिक के उत्प्रेरक द्वारा होती है, उत्प्रेरक की क्रिया द्वारा होती है। और यह कार्बन नाभिक माध्यमिक अभिक्रिया में भाग लेता है, और यह कार्बन नाभिक माध्यमिक अभिक्रिया में क्या लेता है? भाग लेता है, तथा अभिक्रिया के अंत में पुनः उत्पन्न हो जाता है, क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है, तथा नाभिकीय अभिक्रिया में निम्नानुसार संभव होता है। तो नाभिकीय अभिक्रिया में निम्नानुसार संभव होता है, वो किस बेस पे होता है? कि वह प्रोटॉन से प्रोटॉन चक्र के बेस पे होता है, या कार्बन नाइट्रोजन चक्र के बेस पे होता है, या नाइट्रोजन कार्बन चक्र के बेस होता है, या प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र के बेस पे होता है। वो किस तरीके से होता है, उसकी स्थिति किस तरीके से होती है, उस चीज को यहाँ पर बताया गया है। क्लियर? तो यहाँ का जो 2 विधि आप लोग पढ़े, पहला प्रोटॉन से प्रोटॉन चक्र के बीच में पढ़े, और दूसरा पढ़े कार्बन नाइट्रोजन चक्र के बीच में पढ़े। ठीक है, तो प्रोटॉन से प्रोटॉन चक्र के बीच में, और दूसरा कार्बन से नाइट्रोजन चक्र के बीच में पढ़े। तो इन नाभिकीय अभिक्रियाओं में प्रोटॉन आयनित हाइड्रोजन संलयित न होकर के हीलियम नाभिक बनाते हैं। क्या नाभिक बनाते हैं? हीलियम नाभिक बनाते हैं, जो कि नाभिकीय अभिक्रिया निम्नानुसार संभव होता है। वह किस तरीके से संभव होता है, उस चीज को हम लोग यहां से जानते हैं भाई। तो कार्बन नाइट्रोजन चक्र के बेस पे इस चीज को हम लोग यहां से देखते हैं। अमेरिकन वैज्ञानिक बेथे के अनुसार 4 हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिक में संलयन। क्लियर? अमेरिकन वैज्ञानिक बेथे के अनुसार, क्लियर? यहां से बताया जा रहा है अमेरिकन वैज्ञानिक बेथे के अनुसार 4 हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिक में संलयन नाइट्रोजन नाभिक पर कार्बन की उत्प्रेरक क्रिया द्वारा होती है, जो कि कार्बन नाभिक माध्यमिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तथा अभिक्रिया के अंत में पुनः उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि नाभिकीय अभिक्रिया को हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र के माध्यम से, और कार्बन से नाइट्रोजन चक्र के माध्यम से इस चीज को हम लोग यहाँ से प्रदर्शित कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अगला देखते हैं हम लोग नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन अंतर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, अक्सर 4 नंबर का आता है ये। क्लियर? नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर, इस चीज को हम लोग देखते हैं यहाँ से। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में अंतर, ये कितने तरीके से इसमें अंतर होता है, किस बेस पे अंतर है, इस चीज का हम लोग यहाँ पर निराकरण करते हैं, इसकी समस्या का समाधान करते हैं। अंतर के बेस पे हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं नाभिकीय विखंडन नाभिकीय संलयन में अंतर। नाभिकीय विखंडन ये हो गया, और नाभिकीय संलयन ये हो गया। ठीक है, दोनों के बीच में क्या है? अंतर। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बीच में इस अंतर को देख रहे हैं भाई। ठीक है, तो चलिए इस चीज को देखते हैं। नाभिकीय विखंडन में देखते हैं, पहला, इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के 2 नाभिकों में विभक्त हो जाता है।
इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक, एक बहुत बड़ा भारी नाभिक होता है, इस तरीके से वह लगभग समान द्रव्यमान के 2 भागों में बराबर बढ़ जाता है। मान लेते हैं कि 20 ग्राम का है, मान लेते हैं, तो यहाँ पर 10 ग्राम यहाँ से, 10 ग्राम यहाँ से, इस तरीके से ये बराबर समान भाग में क्या होता है, वितरित हो जाता है। कि इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के 2 नाभिकों में विभक्त हो जाता है, जबकि नाभिकीय संलयन में इस प्रक्रिया में 2 हल्के नाभिक, इस प्रक्रिया में 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर के 2 हल्के नाभिक इस तरीके से 5 और 5 संयुक्त होकर के एक भारी नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। क्लियर। जबकि इसमें क्या होता है, भारी नाभिक टूट करके 2 समान द्रव्यमान को बनाता है, जबकि इसमें 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर के भारी नाभिक बनाते हैं। क्लियर। दूसरा, तो पहला हम लोग ये पढ़ें कि इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के 2 नाभिकों में विभक्त हो जाता है, और नाभिकीय संलयन इस प्रक्रिया में 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर के भारी नाभिक बनाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरी चीज, नाभिकीय विखंडन। यह प्रक्रिया सामान्य ताप पर संभव होता है, यह प्रक्रिया सामान्य ताप पर संभव होता है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर, सामान्य ताप पर, यह सामान्य ताप पर होता है, जबकि यह प्रक्रिया अत्यधिक ताप पर होता है, जबकि यह अत्यधिक टेम्परेचर पर होता है, हाई टेम्परेचर पे होता है यह, ठीक है, हाई टेम्परेचर के बेस पे होता है ये। क्लियर। तो ये आप लोगों की अत्यधिक ताप पर होती है, ये आप लोगों की कम ताप पर नाभिकीय विखंडन, अधिक ताप पर नाभिकीय संलयन। क्लियर। तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या होता है, प्रति विखंडन विमुक्त ऊर्जा अधिक होती है, मतलब 200 मेगावोल्ट, 200 मेगावोल्ट। यहाँ पर प्रति विखंडन ऊर्जा जो होती है वह विमुक्त ऊर्जा होती है। यहाँ पर प्रति संलयन विमुक्त ऊर्जा कम होती है, 24 मेगावोल्ट होता है, यहाँ पर 24 मेगावोल्ट, और जबकि यहाँ पर 200 मेगावोल्ट है भाई, ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा। क्लियर। तो पहला, भारी नाभिक टूट करके 2 समान द्रव्यमान के बनाते हैं, जबकि 2 हल्के नाभिक मिलकर के एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। यह उच्च सामान्य ताप पर असंभव, यह उच्च ताप पर ही संभव है। इसमें 200 मेगावाट की होती है, इसमें 24 मेगावाट की होती है। चौथा क्या है, विखंडन योग्य पदार्थ सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर जो विखंडन युक्त जो पदार्थ होते हैं वह सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जबकि यहाँ पर संलयन योग्य पदार्थ अधिक मात्रा में क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। इसमें कम मात्रा में, इसमें ज्यादा मात्रा में, इसमें कम ताप में, इसमें अधिक ताप में, इसमें 200 मेगावोल्ट में, इसमें 24 मेगावोल्ट में। यहाँ पर टूट करके 2 सामान्य नाभिक का निर्माण करते हैं, सामान्य 2 नाभिक बड़ा भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। लास्ट, इसमें विखंडन योग्य पदार्थ रेडियो एक्टिव होते हैं। इसमें जो विखंडन, जो टूटने योग्य जो पदार्थ होते हैं वह रेडियो एक्टिव होते हैं, वह क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, जबकि संलयन योग्य में पदार्थ रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं, जबकि संलग्न में जो पदार्थ होते हैं वह रेडियो एक्टिव नहीं होते हैं। तो नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन में अंतर के बेस में हम लोगों ने यही चीज को देखा कि नाभिकीय विखंडन इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के 2 नाभिकों में विभक्त हो जाता है, और नाभिकीय संलयन इस प्रक्रिया में 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर के भारी नाभिक बनाते हैं। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है भाई, कि इस प्रक्रिया में एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान के 2 नाभिकों में विभक्त हो जाता है, और इस अभिक्रिया में 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर के भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय विखंडन। यह प्रक्रिया सामान्य ताप पर संभव होता है, जबकि नाभिकीय संलयन यह प्रक्रिया अत्यधिक ताप पर क्या होता है, संभव होता है। नाभिकीय विखंडन प्रति विखंडन विमुक्त ऊर्जा 200 मेगावोल्ट होता है, जबकि नाभिकीय संलयन प्रति संलयन विमुक्त ऊर्जा का मात्रा 24 मेगावोल्ट होता है। नाभिकीय विखंडन में योग्य पदार्थ सीमित मात्रा में होता है, जबकि नाभिकीय संलयन में योग्य पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। नाभिकीय विखंडन रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, जबकि नाभिकीय संलयन रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं होता है। तो ये था आज का हमारा जो कंटेंट, जिसके बेस से हम लोगों ने देखा नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, तारों में ऊर्जा का स्रोत, और इसके बेस में देखा। तो इसका जो आगे का कंटेंट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। क्लियर। तो आज का क्लास को हम लोग यही वर्क करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ मिलते हैं। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।